नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बात करेंगे बाल विकास शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण 500 प्रश्न के मैराथन प्रश्न रहने वाले हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। और आप सभी को पता है 85 से 90 प्रश्न जो है पेडागोजी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सारे प्रश्न यहाँ पे कंबाइंड किए हैं, जो आपके 85 से 90 आपके यानी कि आउट ऑफ 150 में 150 में से 85 नंबर यहीं आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए, 500 प्रश्नों की ये मैराथन क्लास है बाल विकास शिक्षा शास्त्र की बाय जायसवाल सर। सभी शिक्षक बंधुओं का आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। पहला प्रश्न है, रॉबर्ट गेने कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न दिया गया है कि रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो उन्होंने 8 भागों में बांटा है। किसने? रॉबर्ट गेने ने। कौन कौन से भाग हैं? संकेत अधिगम, उद्दीपक अधिगम अभिक्रिया जिसे हम एसआर अधिगम भी कहते हैं, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविवेदन अधिगम, प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। ये 8 अधिगम हैं जिन्होंने रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम प्रक्रिया को बांटा था। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? वह है संकेत अधिगम। जो इनमें से सबसे निम्न स्तर अगर पूछा जाता है तो वह संकेत अधिगम है, और सबसे उच्च पूछा जाता है तो समस्या समाधान अधिगम हो जाएगा। रॉबर्ट गेने के श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिकतम का सबसे उच्चतर स्तर समस्या समाधान अधिगम। मैंने बताया ना, अगर निम्न पूछा जाता है तो संकेत अधिगम और उच्चतम समस्या समाधान अधिगम हो जाएगा। रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? तो रॉबर्ट गेने के अनुसार 12 वर्ष के उपरांत जब वह अपनी समस्याओं को समाधान करने लगता है तो बालक का अधिगम जो है पूरा हो जाता है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? नीचे कमेंट बॉक्स है, सभी कमेंट के माध्यम से बताइए। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत देने वाले आपके ईपी पावलोव हैं। इनका पूरा नाम ईपी पावलोव है। पावलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो व्यवहारवादी के समर्थक थे। डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर कार्य करता है। खेत में बिजूका खड़ा करा एवं उसे देखकर पक्षियों को भगाना या पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आई होप सभी प्यारे मित्र क्लास को अभी तक लाइक अवश्य कर दिया होगा, इस वीडियो को मैराथन क्लास को लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। सुल्तान नामक चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया? आपके कोहलर ने प्रयोग किया था। गर्भवती महिला में कितने वजन की वृद्धि हो जाती है? तो लगभग 10 से 12 किलोग्राम के वजन की वृद्धि हो जाती है। मनुष्य की प्रजाति का नाम क्या है? आपके होमो सेपियंस की बात करेंगे। पिंड अवस्था का समय क्या होता है? तो 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक पिंड अवस्था का समय होता है। डिम्ब अवस्था का समय कब होता है? तो डिम्ब अवस्था का समय 14 दिन के होता है, या कह सकते हैं 2 सप्ताह का होता है। और 2 सप्ताह से 8 सप्ताह पिंड अवस्था का होता है, और डिम्ब अवस्था का समय 2 सप्ताह यानी 14 दिन का होता है। जन्म के समय बालक का औसत वजन कितना होता है? 2 किलो 700 ग्राम। जन्म के समय बालक का औसतन वजन निकाला जाए, वैसे तो 2 किलो से लेकर 4 केजी तक भी होते हैं, 3 साढ़े 3 केजी तक, लेकिन औसतन अगर देखा जाए तो 2 किलो 700 ग्राम होता है। जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? तो लगभग 7 पाउंड से या 8 पाउंड 7 पाउंड के आसपास होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है 19वीं ईस्वी से मानी जाती है। यहाँ पर देखिए बाल विकास है, आपका मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, साइकोलॉजी, सारे प्रश्नों को यहाँ पर कंबाइन किया गया है। मनोविज्ञान को एक फिजिकोलॉजी भी आप कह सकते हैं। साइकोलॉजी के का 2 प्रश्न रहेंगे, बाकी फिजिकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं। यानी बाल विकास विद पेडागोजी विद शिक्षा मनोविज्ञान संपूर्ण तैयारी आपकी इन 500 प्रश्नों पर हो जाएगी। मनोविज्ञान को एक विशेष के रूप में निश्चित के आधार पर श्रेय जाता है, वह किसको जाता है? विलियमसन को जाता है। देखिए, जब भी मनोविज्ञान के विषय के रूप में निश्चित आधार का श्रेय की बात की जाए तो बात करेंगे विलियमसन की। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति आपके कौन थे? रुडोल्फ थे, नोट कर लीजिएगा। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ था आत्मा का विज्ञान। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था।
मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? तो आपके पोम्पोनाजी ने कहा था। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था चेतना का विज्ञान। अब देखिए यहाँ पे दिया 17वीं शताब्दी में क्या किया? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। फिर 18वीं शताब्दी मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? चेतना का विज्ञान कहा जाता है। और बात करेंगे 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। व्यवहार का विज्ञान, यह कथन किसका है? वाटसन का कथन है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट जो है आपका, एक कब बना? 2009 में बना। इसलिए हम पढ़ते भी काफ़ी बार कि RT एक्ट 2009। इसी प्रकार NCF 2005 हो गया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी? थॉर्नडाइक ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1903 में लिखी थी। शिक्षा का अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिनियम लागू हुआ। शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम लागू किया गया 4 अगस्त 2009 को लागू किया गया। ठीक है, देखिए शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम लागू किया गया 4 अगस्त 2009 को, और शिक्षा का अधिनियम लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। एक कक्षा में शिक्षक एवं छात्र का अनुपात कैसा होना चाहिए? 1:40, अर्थात 40 बच्चों में एक शिक्षक। मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से हुई है? तो मनुष्य की संरचना 23 गुणसूत्र जोड़ों से, और टोटल सभी लोग जानते हैं 46 कितने होते गुणसूत्र, और जोड़ों में 23 गुणसूत्रों से मनुष्य की रचना हुई है। लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है? तो 23वां जो जोड़ा होता है वह लिंग का निर्धारण कहता है कि कौन सा फीमेल होगा या मेल होगा। डिम्ब अवस्था कितने दिन की होती है? तो डिम्ब अवस्था 14 दिन की होती है, हमने बात किया था। पिंड अवस्था का समय 14 से 2 महीने का हम बात कर चुके हैं। और गर्भवती महिला का वजन 10 किलो से 12 किलोग्राम होता है, ये भी प्रश्न की बात कर रहे हैं। मनुष्य किस प्रजाति में आता है? तो होमो सेपियंस में आता है, ये भी हम बात कर चुके हैं। ये प्रश्न हम सारे रिपीट कर चुके हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की, व्यक्तित्व मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो व्यक्तित्व मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक आपके एडलर हो जाएंगे। किस विद्वान ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? बंडूरा और वाल्टर्स ने किया है। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। हर एक भाई बहन का, हर एक गृहिणी का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, कार्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो कार्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होता है उसे गतिशीलता कहते हैं। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो व्यक्तित्व के मापन के लिए 16 पीएफ का प्रयोग किया जाता है। पालाव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? तो चूहे पर प्रयोग कर किया था। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किशोरावस्था पर बच्चे जो हैं अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? इसका श्रेय जीन पियाजे जी को जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय आपके जीन पियाजे जी को जाता है। वाइगोस्की के बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वह सामाजिक पर देते हैं। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में इनमें से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो सामाजिक की भूमिका पर बल देते हैं। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक का बर्ताव एक आदर्शवादी के रूप में होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके की जानकारी की शिक्षक हो, तो व्यवहार की जानकारी की शिक्षक हो। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो एल्बर्ट बंडूरा की बात कर रहे हैं। समाजीकरण का अर्थ क्या होता है? समाज में समायोजित होना ही समाजीकरण का अर्थ होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था के दौरान सबसे गहन और जटिल समाजीकरण की अवस्था होती है। अपनी कक्षा में बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, शिक्षक बंधु हैं, तो अपनी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को
तेज करने के लिए शिक्षक को अपना जो बर्ताव है वह स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण रखना चाहिए, यानी अपना नेचर जो है। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन होता है? तो समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व होता है परिवार एवं आस पड़ोस होते हैं, क्योंकि परिवार से मिलकर आस पड़ोस मोहल्ले बनते हैं, इनसे मिलकर फिर समाज बनता है। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी होती है? अमूर्त चिंतन होती है। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कना कहा जाता है। देखिए, जब भी नैतिकता की बात की जाए कोहल वर्ग का नाम अवश्य आएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो मूल संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, सभी को पता है। पहली अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष, दूसरी अवस्था 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष तीसरी अवस्था, और चौथी होता है 11 से लेकर 18 या अंतिम अवस्था। ठीक है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। एक होता है सबसे पहली जो अवस्था होती है कौन सी होती है? सभी को पता है, गामक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर औपचारिक या सभी लोग जानते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष तक होती है, और इसी में क्या है, संज्ञानात्मक विकास के चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और यह 2 से लेकर 7 वर्ष तक अवस्था होती है। संवेदी गामक अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो संवेदी गामक अवस्था जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है इसको इंद्रिय जनित ज्ञान की अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था के नाम से जाना जाता है, जो जीन पियाजे जी की पहली अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। अधिगम अंतरण में क्या तात्पर्य होता है? तो अधिगम अंतरण से तात्पर्य साथियों किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है, क्योंकि वह संतुलन के बारे में अच्छे तरीके से सीख जाता है, फिर आगे वही चीज़ होती है। अधिगम अंतरण कितने प्रकार का होता है? अधिगम अंतरण 3 प्रकार का होता है, धनात्मक अधिगम अंतरण, शून्यतम अधिगम अंतरण और ऋणात्मक अधिगम अंतरण। तो अधिगम अंतरण आपके 3 प्रकार के होते हैं। धनात्मक अधिगम अंतरण कितने प्रकार का होता है? तो धनात्मक अधिगम अंतरण भी आपका 3 प्रकार का होता है, क्षैतिज समांतर, ऊर्ध्वाधर लंबवत और द्विपार्श्विक रूप पर होता है। गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? गणित संबंधी विकार को डिसकैलकुलिया कहते हैं। पढ़ने संबंधी विकार को डिसलेक्सिया कहते हैं। लिखने संबंधी विकार को डिसग्राफिया कहते हैं, और लिखना पढ़ना बोलना संबंधी विकार को डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। अवधान संबंधी विकार को ADHD के रूप में जानते हैं। और विशिष्ट बालक कौन होते हैं? वे बालक जो समान बालकों से हटकर होते हैं, इन्हें एक नया शब्द दिया गया है, विभिन्न प्रकार योग्यता रखने वाले बालक। लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो लिखावट के लिखने की संबंधी बात की जाए तो डिस्ग्राफिया की बात करेंगे। हम बात ही कर चुके हैं कि लेखन संबंधी विकार को डिस्ग्राफिया कहते हैं, पढ़ने संबंधी विकार को डिसलेक्सिया और गणित संबंधी को डिसकैलकुलिया। यही आपके एग्जाम पर ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और लिखना पढ़ना बोलने संबंधी विकार को डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना, अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास करना, ये किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया के संबंधित होगा, क्योंकि शब्द अक्षरों के क्रम को पढ़ने संबंधी कठिनाई को जब भी बात करते हैं डिसलेक्सिया की बात करते हैं। भाषा अवबोध से संबंधी विकार भाषाघात कहलाता है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के सामान्यतः डिसग्राफिया होता है। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किसकी समस्या है? तो पढ़ने की समस्या है। डिस्थीमिया क्या है? तो गंभीर तनाव की अवस्था को डिस्थीमिया कहते हैं। गणित को समझने की आसक्तता किसको कहते हैं? डिसकैलकुलिया को कहते हैं। डिसग्राफिया मुख्य रूप से किसकी समस्या से संबंधित है? तो लिखने से संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो पठन विकार से संबंधित है। निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की
अशक्तता को क्या कहते हैं? अफेज्या कहते हैं। जो मौखिक रूप से सीखने में अक्षम होते हैं, सीख नहीं पाते, उनको अफेज्या कहा जाता है। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति रुडोल्फ गायकल था। कब किया था? 1590 में। सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं? तो सामाजिक अंतःक्रिया दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंध और क्रियाएं सामाजिक अंतःक्रियाएं कहलाती, जैसे सहयोग, सहानुभूति, त्याग, बलिदान, ये सारी सामाजिक क्रियाएं हो जाती हैं। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? आत्मा का विज्ञान था। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु ने कहा। काफ़ी बार है, पूछा गया प्रश्न है। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था और किसने कहा? तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था और पंपोनाजी ने कहा है। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? तो चेतना का विज्ञान, और यह विलियम जेम्स और वुंट ने कहा है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? व्यवहार का विज्ञान। किसने कहा? वाटसन ने कहा है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी? थार्नडाइक ने 1903 में लिखी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? 2009 में बना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। जीन पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पूर्व संक्रियात्मक चरण पर करता है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। जीन पियाजे जी के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना संशोधित किया जा सकता है वह समावेशन कहलाती है। विकास कौन सी अवस्था से शुरू होता है? विकास प्रसव अवस्था या प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू हो जाता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था के दौरान होती है। जीन पियाजे जी के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाती है। विकास कौन सी अवस्था से शुरू होती? तो प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होती है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण की अवस्था किशोरावस्था के दौरान होती है। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? आपके फ्रोबेल हैं। जीन पियाजे जी की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन होता है? बालक होता है। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे जी ने दिया। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? तो 6 वर्ष तक के आयु में बच्चों में जो है संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न है, छेद सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो कर्ट लेविन को छेद सिद्धांत का जनक कहा जाता है। कर्ट लेविन किस विचारधारा से प्रभावित थे? तो गेस्टाल्टवादी से प्रभावित थे। कर्ट लेविन गेस्टाल्टवादी विचारधारा से प्रभावित थे। कर्ट लेविन किस विचारधारा के समर्थक थे? तो संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक थे। कर्ट लेविन के छेद सिद्धांत के क्षेत्र का अर्थ क्या था? जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से था। अधिगम का श्रेणी क्रम का सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट गेने ने दिया था। अधिगम का श्रेणी क्रम का सिद्धांत पूछा जाए किसने दिया? तो रॉबर्ट गेने ने दिया था। रॉबर्ट गेने किस विचारधारा के समर्थक थे? तो संज्ञानवादी के रॉबर्ट गेने विचारधारा के समर्थक थे। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर संकेत अधिगम है। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर समस्या समाधान अधिगम है। सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया? तो कोहलर ने प्रयोग किया। छेद सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? कर्ट लेविन को कहा जाता है। कर्ट लेविन किस विचारधारा से प्रभावित थे? गेस्टाल्टवादी। यह हम बात ही कर चुके हैं, सारे प्रश्नों की बात कर चुके हैं। अगला है, चूहे पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो स्किनर ने प्रयोग किया था। बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना या सैंपल सिद्धांत किसने दिया? तो थॉमसन ने दिया था। बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना अगर पूछा जाए सिद्धांत तो थॉमसन ने दिया था। बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु संप्रत्यय किस विद्वान ने दिया? अल्फ्रेड विने ने 1905 में दिया था। मानसिक आयु क्या होता है? किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज़्यादा कार्य करना या
काम करना या काम कार्य करना ही मानसिक आयु कहलाती है। यानी अगर हम 12 वर्ष हैं और काम 13 या 14 वर्ष का कर रहे हैं तो वह मानसिक आयु कहला जाती है। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? तो अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है, मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि और औसत बुद्धि। ईस्टर्न ने बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू को कब मापा और कौन सा सूत्र दिया? तो ईस्टर्न ने 1912 में बुद्धि लब्धि को मापा और एक नया सूत्र खोजा, बुद्धि लब्ध आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। भाटिया परीक्षण संबंध किससे है? तो भाटिया परीक्षण संबंध बुद्धि को नापने से है। अगला प्रश्न है, वेस्लर परीक्षण का संबंध किससे है? तो बुद्धि के नापने से है। स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया? टर्मन ने किया। बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई? तो जर्मनी में बनाई गई, 1879 में बनाई गई थी। बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो वेस्लर महोदय ने 1960 में दिया। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो प्रतिस्थापन का सिद्धांत गुथरी ने दिया था। स्वसिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजर ने स्वसिद्धांत दिया था। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने दिया। अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम से तात्पर्य क्या है? मानव व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहलाता है। अधिगम पूर्ण कब होता है? मानव व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए अधिगम पूर्ण हो जाता है। संज्ञान किसे कहते हैं? किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान कहलाता है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? वाटसन है। आई होप सभी प्यारे मित्रों ने, हर एक भाई बहन गृहिणी ने यहाँ पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली क्लासेज जो है बेहतरीन होगी और हमारी तैयारी आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस यहाँ पे प्राप्त करना है, सिलेक्शन पाना है और अपने सपने को साकार करना है। तो व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक की बात करें तो आपके वाटसन महोदय जी हैं। मनोविज्ञान के जनक की बात करें तो सिगमंड फ्रायड हैं। और मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड हैं। मनोविज्ञान के भी हैं और मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक आपके सिगमंड फ्रायड हैं। शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए हैं? तो अनुच्छेद 21A से 2002 में 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। CBSE कब बना? तो CBSE 1929 में बना। एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? तो 1:40, यानी शिक्षक 1 और छात्र 40 होने चाहिए। संज्ञान किसे कहते हैं? किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान कहलाता है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक आपके वाटसन हैं और मनोविज्ञान मनोविश्लेषण विज्ञान की हम बात ही कर चुके हैं, सिगमंड फ्रायड हैं। शिक्षा का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों को दी जाती है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है, शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है? तो CBSE बोर्ड करती है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? बालकों का सर्वांगीण विकास करना। अज्ञात से ज्ञात की ओर विधि में पढ़ते हैं विश्लेषण विधि में। विश्लेषण विधि में कौन से शिक्षण सूत्र का पालन होता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर। और ज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? तो संश्लेषण में। संश्लेषण में ज्ञात से अज्ञान की ओर चलते हैं और अज्ञान से ज्ञान की ओर विश्लेषण में चलते हैं, और संश्लेषण में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है। समान से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि होती है? तो आगमन विधि होती है, जो समान से विशिष्ट की ओर होती है। और विशिष्ट से समान की ओर कौन सी विधि होती है? निगमन विधि होती है। पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजित योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? भौतिक और सामाजिक पर्यावरण। देखिए, आप इतना तो जानते हैं कि समान से विशिष्ट आगमन हो गया और विशिष्ट से समान निगमन हो गया, लेकिन यहाँ पर संश्लेषण विश्लेषण में हम कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए, ज्ञान है मतलब तब संश्लेषण है, अज्ञात है मतलब विश्लेषण है, यह ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आ उपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पे बी उपसर्ग लगा दिया गया है, ये आपको ध्यान देना है।
अज्ञात से ज्ञात की ओर में आ उपसर्ग, इसी में आपका विश्लेषण में बी उपसर्ग। उपसर्ग वाला ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर ऑलरेडी पता हो जाएगा, ऑलरेडी आपको पहचान मिल जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। संश्लेषण विश्लेषण की बात, किस विद्वान ने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो आपके कोहलबर्ग ने की है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं विभेद करने लगता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? किशोरावस्था पर होते हैं। फ्राइड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु क्या होती है? 5 वर्ष होती है। बालकों के नैतिक विकास के समझने के लिए जीन पियाजे जी ने कौन सी विधि अपनाई? तो साक्षात्कार विधि अपनाई। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, किस विद्वान का कथन है? जीन पियाजे जी का कथन है। यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास का नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? तो यह कथन आपके जीन पियाजे जी का कथन है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा ने विकसित किया। वाइगोस्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? तो समाज का योगदान होता है। बुद्धि के परिणामों के आधार पर समान संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया? टर्मन ने प्रस्तुत किया। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। ऐसी शिक्षा बालकों की रुचि को, क्षमताओं को, प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है और बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? तो जॉन डेवी जो हैं ये प्रगतिशील शिक्षा के आपके जनक कहलाते हैं। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक और जॉन डेवी हैं। प्रगतिशील शिक्षा किस पर अधिक बल देती है? तो प्रगतिशील शिक्षा प्रोजेक्ट विधि को पढ़ाने पर अधिक बल देती है। बालकों के नैतिक विकास के जनक कौन हैं? तो कोहलबर्ग हैं। देखिए, नैतिक का जब भी बात की जाती है, नैतिकता का नाम आता है, कोहलबर्ग का नाम शिरों पर ही आता है। साथियों, नैतिकता का अर्थ क्या होता है? बालक में नैतिक गुणों का विकास करना ही नैतिकता है। झूठ न बोलो, बड़ों का आदर करना, दूसरों की आज्ञा का पालन करना, दूसरों की सहायता करना, मिलजुल कर करना, यही नैतिकता का अर्थ होता है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने चरणों में बांटा? तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरणों को 3 चरणों में बांटा। पहला चरण पूर्व संक्रियात्मक या पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जो 4 से लेकर 10 वर्ष तक होता है। दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यह 10 से 13 वर्ष तक का होता है। चौथा है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर, ये 13 से लेके अधिक वर्ष तक होता है। यानी पूर्व रूढ़िगत नैतिक और उत्तर रैणी। ठीक है, तो ये टोटल रैणीगत जो अवस्था होती है, रूढ़िगत जो अवस्था है 10 से 13 वर्ष होती है। इसके पूर्व 4 से 10 और उत्तर में 13 से अधिक होती है। समीपस्थो विकास का सिद्धांत यानी ZPD सिद्धांत किसने दिया था? तो वाइगोस्की ने दिया था। वाइगोस्की कहाँ के निवासी थे? वाइगोस्की एक रशियन या रूस के निवासी थे। अंधों की लिपि का जनक कौन है? तो अंधों की लिपि का जनक लुई ब्रेल है। LKG व UKG पद्धति के जनक कौन है? तो फ्रॉबेल है। नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? मारिया मंटेसरी हैं। भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक महोदय जी ने दिया। अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? जब भी देखिए अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकी की बात की जाती है तो पावलोव का नाम आता है, अर्थात EP पावलोव ने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? आपके स्किनर ने दिया था। जीन पियाजे जी किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानात्मक विकास के या संज्ञानात्मक विचारधारा के जीन पियाजे जी समर्थक थे। जीन पियाजे जी किस देश के निवासी थे? जीन पियाजे जी स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे जी ने अपने प्रयोग किस किस पर किया है? तो जीन पियाजे ने अपने प्रयोग 2 पुत्री व 1 पुत्र पर किया है। वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? वही आपके जीन पियाजे जी हैं। जीन पियाजे जी पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में यह मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने।
वाइगोस्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? वाइगोस्की ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने विद्वान ने दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है 3 विद्वानों ने दिया था। कौन कौन से विद्वान हैं सभी कमेंट करें। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जिन विद्वानों ने दिया था वह 3 हैं, जीन पियाजे जी, ब्रूनर और वाइगोस्की। जी ब्रूबा। वाइगोस्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? तो अधिगम के द्वारा संभव है। बालक का समाजीकरण कब प्रारंभ होता है? तो शैशवावस्था अर्थात 0 से लेकर 5 वर्ष तक जो है बालक का समाजीकरण प्रारंभ होता है। समाजीकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? तो समाजीकरण में बालक सबसे पहले माँ को पहचानता है। बालक का समाजीकरण कब पूर्ण हो जाता है? तो किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। बालक के गिरोह की अवस्था कौन सी कहलाती है? तो बाल्यक अवस्था कहलाती है, गिरोह की अवस्था कहलाती है। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? किशोरावस्था में उत्पन्न होती है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा और वाल्टर ने दिया। जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखकर बालक की कितनी अवस्थाएं बताई? तो 4 अवस्थाएं बताई। संवेदी गामक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, 7 से 11 मूल संक्रियात्मक अवस्था और 11 से आगे औपचारिक या अमूल संक्रियात्मक अवस्था। बालक में चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? 2 से 7 वर्ष अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। जीन पियाजे जी के अनुसार समायोजन की अवस्था संवेदी गत्यात्मक अवस्था कहलाती अर्थात जन्म से लेकर 2 वर्ष तक अवस्था की बात कर रहे हैं। जीन पियाजे जी के अनुसार विकास की किस अवस्था को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा जाता है? तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा जाता है। अवधान संबंधी विकार ADHD कहलाता है। भोजन ग्रहण संबंधी समस्या बुलिमिया, जी हाँ, भोजन ग्रहण करने संबंधी जो समस्या कहलाती है उसे ही बुलिमिया कहा जाता है। और अफेज्या याद करने की, जो हम ऐसे ही याद कर लेते हैं नॉर्मल तौर पर, तो वो याद न कर पाना वह कहलाता है, सभी को पता है, अफेज्या। और भोजन ग्रहण करने वाली बुलिमिया। अमेरिका में वंचित बालकों के लिए योजना कौन सी चलाई गई थी? ब्रांचिंग योजना चलाई गई थी। गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? तो 5 चरण बताए हैं गिलफोर्ड ने। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा? स्टेनले हॉल ने कहा। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने दिया। बाल विकास का उद्देश्य क्या है? बाल विकास का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल ने दिया। मूल प्रवृत्ति माँ से मूल, माँ से मैकडूगल। मन की उत्तेजित दशा, क्रोध, खुशी आदि को क्या कहते हैं? इन्हीं को ही संवेग कहा जाता है। आवश्यकता पद का सोपान सिद्धांत किसने दिया? तो अब्राहम मैस्लो ने दिया था। अगला दिया गया है, बुद्धि का सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। अगला है, सीखने का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक महोदय जी ने दिया। मानव में स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है, मानव में स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर है, खेल पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो खेल पद्धति का जनक किलपैट्रिक को माना जाता है। ह्यूरिस्टिक पद्धति को जनक किसे माना जाता है? ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग को माना जाता है। और प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट पद्धति के जनक जॉन डेवी हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? तो स्कीमा सिद्धांत के जनक आपके जीन पियाजे जी हैं। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कोहलर संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? हम बात करते हैं मूल संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, जब भी तार्किक और वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करना शुरू करता है तो कहलाता है मूल संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात सभी को पता है 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था की बात कर रहे हैं।
वह कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय एवं कक्षा हो जाएगा। विद्यालय और कक्षा में बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जीन पियाजे जी को जाता है। आकलन की उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के शैक्षिक सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है, यह किस विद्वान ने कहा है? तो यह कथन स्ट्रॉन्ग का है। किसका है? स्टेन का कथन है कि शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। यानी कभी ना समाप्त होना मतलब निरंतरता, चलते रहना। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को पहचान किसके द्वारा की गई? जीन पियाजे जी के द्वारा की गई। संवेदी गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से आगे अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। परिवार एक साधन है, परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। परिवार एक खालिस्तान साधन है या परिवार एक किसका साधन है? तो एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? सभी कमेंट करेंगे। हर एक भाई बहन है गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, टीटी एग्जाम में सेलेक्ट होना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जयसवाल सर सभी का स्वागत करते हैं। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने दिया था, सभी को पता होगा। समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? तो समायोजन की अवस्था शैशव अवस्था कहलाती है। जन्म से लेके 5 वर्ष तक की अवस्था शैशव अवस्था होती है और इस अवस्था में समायोजन की अवस्था कहलाती है। वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र कितनी है? तो वर्तमान में 3 वर्ष से विद्यालय जो है बालक जा सकता है। औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ होने की उम्र कितनी है? तो औपचारिक शिक्षा का जो है प्रारंभ होने की एज और उम्र 6 वर्ष की गई है। अगला प्रश्न दिया गया है, स्क्रीन पर है, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? एग्जाम के पहले जिसने वीडियो को देख लेगा, वाकई बता रहा हूँ, CDB पे यानी शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान में जो आपके 85 से 90 प्रश्न पूछे जाते हैं आउट ऑफ 150 में से 150 प्रश्नों में से 85 से 90 प्रश्न पेडागॉजी, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, ठीक है, इनसे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारा आपको कंबाइंड इस पूरी मैराथन क्लास पर मिल जाएगा। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा, संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक शिक्षा आंगनबाड़ी में दी जाने वाली शिक्षा, घर में दी जाने वाली शिक्षा को अनौपचारिक। देखिए औपचारिक और अनौपचारिक, औपचारिक शिक्षा स्कूलों में और संस्था के द्वारा, अनौपचारिक जो आंगनबाड़ी में और घरों में दी जाती है वह कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा। सामाजिकरण की क्रिया कब तक चलती रहती है? तो जीवन भर सामाजिकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। जब तक जीवन है हमारा और आपका, यह सामाजिकरण की क्रिया चलती रहती है। बालक कितने माह में अपनी माता को पहचानने लगता है? कई बार पूछा गया है। तो 3 मंथ में जो है बालक अपनी माता को पहचानने लगता है। शर्म की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं? शर्म की अवस्था को शैशव अवस्था को कहते हैं। आपस झगड़े की भावना कौन सी अवस्था होती? तो आपसी झगड़े की भावना ज़्यादातर आपके बाल्यावस्था में पर होती है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह से कर सकता है? देखिए आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, तो एक शिक्षक जो शिक्षार्थियों को, बालक बालिकाओं में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह से कर सकता है? तो एक शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव कर विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, आदर्श मूल या आदर्श रूप से बर्ताव करके। शिक्षा का बर्ताव किस तरह होना चाहिए? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया कि शिक्षा का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किशोरावस्था में, 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था सभी लोग जानते हैं।
कि 18 वर्ष की अवस्था हमारी किशोरावस्था सभी अच्छी तरह से पहचानते हैं। प्राथमिक शिक्षा के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? साथियों, प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बच्चों को या बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बुनियादी स्तर पर भाषा में शिक्षा देना बेहतर क्यों है? तो बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना इसलिए बेहतर है क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में यह सहायता करता है। खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है और पूर्व बाल्यावस्था की आयु होती है 6 से 9 वर्ष तक की अवस्था। उत्तर बाल्यावस्था की होती है 9 से 12 वर्ष की अवस्था। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनकी भंडार ग्रह कौन सा है? तो इदम और उदम, ये सभी को आपने पढ़ा होगा। तो जिन इच्छाओं की पूर्ति ना हो उनका भंडार ग्रह इदम होता है। और छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय किससे होता है? तो छात्र केंद्रित शिक्षा का आशय होता है प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान रखना। शिक्षा का खेल विधि का अर्थ क्या है? तो खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा की खेल विधि का अर्थ होता है। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? देखिए, प्रयोजनवाद जो होता है, प्रयोजनवाद ने प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया। प्रा से प्रयोजन, प्रा से प्रोजेक्ट। अगला है, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है और बाद में नियम? उदाहरण यानी एग्जाम्पल टू फार्मूला की तरफ चलना है तो वह कहलाती है आगमन। एग्जाम्पल उदाहरण पहले है तो आगमन पहले होगा, और नियम रूल पहले है तो वह निगमन विधि हो जाएगा। ऐसी विधि जिसमें पहले नियम और बाद में उदाहरण, वह आपकी निगमन विधि कहलाती है। देखिए, साधारण से प्रश्न है, कभी जल्दबाजी में सारे प्रश्न हम गलती कर देते हैं, तो एग्जाम के पहले रिपीट सारा क्लास जरूर कर लीजिए। देखो, सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? तो यह प्रदर्शन विधि। देखना यानी प्रदर्शन करना। देखो, सुनो, समझो, अगर पहले देखा दिया गया है तो प्रदर्शन विधि पर ऑप्शन को सही कर देना है। देखो, सुनो और बोलो। देखिए, यहाँ पर समझिएगा, देखो, सुनो, समझो में प्रदर्शन दिया गया है। देखो, सुनो, बोलो उसमें समझने दिया गया है, इसलिए प्रदर्शन करिए। और जब देखो, सुनो, बोलो अगर आपको बोलना भी है तो ये प्रयोगात्मक विधि कहला जाएगी। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। कर के सीखने पर कौन सी विधि काम आती है? तो कर के सीखने पर जो है प्रयोगशाला। देखिए, प्रयोगशाला पर करके ही आप लोग सीख सकते हैं, प्रैक्टिकल होता है वहाँ पर, ठीक है, प्रायोगिक होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, इसलिए प्रयोगशाला विधि सही हो जाएगा। किंडरगार्टन विधि, एलकेजी व यूकेजी के जनक कौन है? या किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? तो यह दोस्तों फ्रॉबेल है। यह विधि खेल एवं करके सीखने पर आधारित होती है। किसके लिए? एलकेजी और यूकेजी की बात कर रहे हैं। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी हैं, जो कि यह इटली की निवासी हैं। यह विधि इंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है। देखिए, प्रश्न आ सकता है कि मारिया मॉन्टेसरी जो विधि है, यह विधि किसके प्रशिक्षण पर बल देती? तो इंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है। खेल पद्धति के जनक कौन है? तो हेनरी कॉल्बर्ट को खेल पद्धति के जनक कहलाते हैं। डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? कुमारी हेलेन पार्खस डाल्टन विधि के जनक हैं। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना अवस्था की संबंध किस विकास की अवस्था से संबंधित है? तो किशोरावस्था की। देखिए, आत्मचेतना की अवस्था यानी किशोरावस्था। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? हम आप बता भी चुके हैं, डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार से संबंधित है। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्गत या अंतर्मुक्त किया जाता है? तो दृश्य साधन की। देखिए, श्यामपट्ट जो होता है, जो बच्चे आप लिखेंगे तो बच्चे उसमें देखते हैं, वह कहलाएगा कि दृश्य माधन का साधन हो, क्योंकि श्यामपट्ट बोलता नहीं है, बोलेंगे आप, ठीक है, वक्ता होंगे आप और श्यामपट्ट होगा दृश्य। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या होती है? तो व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम नाम मात्र की भूमिका होती है। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण होती है अच्छी लिखावट, गुड हैंड राइटिंग। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? कैटल ने दिया, सभी को पता होगा, काफ़ी बार ये पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न यह है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान
किस विद्वान द्वारा की गई? तो जीन पियाजे जी द्वारा कही। देखिए, जीन पियाजे जी संबंधित 3 से 4 प्रश्न आना ही कन्फर्म है। कोहलबर्ग से एक प्रश्न आना ही कन्फर्म है, सभी को पता है। डिस्कैलकुलिया का संबंध किससे है? तो आंकिक अक्षमता से डिस्कैलकुलिया का संबंधित है, या गणितीय विकार से संबंधित है। शिक्षा, अब आप लोग बोलेंगे गणितीय विकार नहीं सर, ऑप्शन में दे दिया गया था आंकिक अक्षमता, तो एक ही बात है, आंकिक मतलब गणितीय से संबंधित आ गया, तो डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है? आंकिक क्षमता से संबंधित हो जाएगा। शिक्षा में समावेशन का अर्थ क्या होता है? तो सभी विद्यार्थियों की शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना ही शिक्षा में समावेशन का अर्थ होता है। आरवी कैटल की तरह बुद्धि तुल्य क्या है? तो वंशानुगत कारकों के तुल्य है। आरवी कैटल की जो तरल बुद्धि है वंशानुगत कारकों के तुल्य है। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, ये कथन जीन पियाजे जी का है। किस विद्वान ने बच्चों की अंत्यक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो लेव वाइगोस्की ने बच्चों के अंत्यक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सभी को पता है नैतिकता का संबंध एक ही है, वह हमारे विद्वान आपके कोहलबर्ग है, लॉरेंसन कोहलबर्ग। पियाजे जी के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था की बात कर रहे हैं। पियाजे जी ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों को समावेशन हो जाने को सात्मीकरण कहा है। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उनके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो उनके विचार बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उनके विकास के किशोरावस्था से संबंधित है, क्योंकि आत्मचेतना का संबंध किससे होता है? किशोरावस्था से होता है। एक प्रश्न हम ऑलरेडी इससे आत्मचेतना से कर चुके हैं। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जीन पियाजे जी का है। देखिए, विकास, बच्चों में विकास की बात करें, निर्माण एवं खोज की बात करें, तो जीन पियाजे जी का नाम सर्वोपरि आता है। अगला प्रश्न है, लॉरेंसन कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक आयु तक होती है। लॉरेंसन कोहलबर्ग द्वारा, ये भी ध्यान देना है, नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक आयु तक होती है। बुद्धि का पदानुक्रत संरचना सिद्धांत फिलिप वर्नन ने दिया था। बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया? जेफी गिलफोर्ड ने दिया। विशिष्ट बालकों में कौन से बालक आते हैं? तो विशिष्ट बालकों में श्रेणी में आने वाले बालक प्रतिभाशाली, पिछड़े बालक, गूंगा, बहरा, अंधा, सृजनशील बालक, संवेगात्मक दृष्टि, पिछड़ा बालक, ये 5 बालकों जो है ये सभी कौन से श्रेणी में आते हैं? विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। और विकलांग बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आता, ये आपको ध्यान देना है। गूंगा, बहरा, अंधा आ जाएगा, लेकिन विकलांग बालक नहीं आता है। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? विशिष्ट बालकों के लिए बनाई गई नई शिक्षा प्रणाली समावेशी शिक्षा कहलाती है। प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? ऐसे बालक जिनका IQ लेवल 110 से अधिक होता है उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। पिछड़ा बालक किन्हें कहते हैं? ऐसे बालक जिनका IQ लेवल 90 से कम होता है उनको पिछड़ा बालक के कैटेगरी में करते हैं, और ऐसे बालक जिनका IQ लेवल 100 होता है उनको समान बालक की कैटेगरी पर, 90 से 110 के मध्य जो होता है वह सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं। सृजनशील बालक किसे कहते हैं? सृजनशील बालक वे बालक होते हैं जिनमें कुछ नया करने की क्षमता होती है, जो नए नए आविष्कार अनुसंधान करने की क्षमता होती है, उनको सृजनशील बालक कहते हैं। सृजनशील बालकों का IQ कितना होता है? तो 120 प्लस होता है। जो सृजनशील बालक होते हैं उनका IQ लेवल जो होता है 120 प्लस होता है। वंचित बालक क्या है दोस्तों? तो वंचित बालक किसे कहते हैं? ऐसे बालक जिन्हें शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाए, लेकिन वो पढ़ने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उदाहरण जैसे आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे, बाई के बच्चा आ गया, मजदूर का बच्चा, ये सारे क्या है? शिक्षा से वंचित रह जाते हैं क्योंकि इनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। बाल अपराधी बालक कौन है? तो बाल अपराधी बालक वे बालक हैं जो समाज के मान अधिनियम का उल्लंघन करते हैं, बाल अपराध बालक कहलाते हैं।
बाल अपराधियों के प्रकार बताइए। तो चोरी करने वाला बालक, स्कूल पर फर्नीचर तोड़ने वाला बालक, स्कूल में मारपीट हिंसा करने वाला बालक, स्कूल के रिपोर्ट कार्ड से छेड़छाड़ करने वाला आदि बालक बाल अपराधियों की श्रेणी में आते हैं। मानसिक रूप से मंद बालकों को सिखाने में कौन सा सिद्धांत सहयोगी है? तो मानसिक रूप से मंद बालकों को सिखाने में शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का सिद्धांत उपयोगी है। अब आपको बताना है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, नीचे कमेंट बॉक्स में। छात्रों में अच्छी आदतों के निर्माण में सिद्धांत सहयोगी है पावलोव एवं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अन्वेषण व खोज विधि पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो अन्वेषण व खोज विधि पर ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत बल देता है। जीवन विधि पर बल देता है तो जीवन किस विधि पर? कर्ट लेविन का 6 सिद्धांत। गेस्टाल्टवादी विद्वान किस देश के निवासी हैं? तो गेस्टाल्टवादी विद्वान जर्मनी के निवासी हैं। गेस्टाल्ट अर्थ संपूर्ण या समग्र रूप से होता है। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? तो गुथरी ने प्रतिस्थापन का सिद्धांत दे दिया। स्व सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल रोजर को स्व सिद्धांत का जनक माना जाता है। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने दिया। आ से आवश्यकता, आ से अब्राहम। कार्ल रोजर किस विचारधारा के समर्थक थे? तो कार्ल रोजर जो है मानवतावादी विचारधारा के समर्थक थे। पर्यटन विधि के जनक कौन है? तो पर्यटन विधि के जनक आपके पेस्टोलॉजी हैं। खोज अनुसंधान ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। खोज विधि का संबंध किससे है? खोज विधि का संबंध भूतकाल से है। अन्वेषण विधि का जनक प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग है। अन्वेषण विधि का संबंध किससे है? वर्तमान काल से है। देखिए, खोज विधि का भूतकाल से और अन्वेषण का वर्तमान काल से। पढ़ाने की सबसे अच्छी कौन सी विधि होती? तो पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि प्रोजेक्ट विधि होती है। परियोजना विधि के जनक कौन हैं? सभी कमेंट करेंगे। तो अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी के योग शिष्य किलपैट्रिक हैं। देखिए, किलपैट्रिक के गुरु जॉन डेवी हैं और जॉन डेवी का शिष्य किलपैट्रिक है। अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी का शिष्य किलपैट्रिक परियोजना विधि के जनक हैं। अगला देख लेते हैं प्रश्न क्या पूछा गया है, आप लोगों की स्क्रीन पर है। मानसिक आयु का प्रत्यय किस वैज्ञानिक ने दिया? तो बिने साइमन ने मानसिक आयु के प्रत्यय का नाम दिया। द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक सभी को पता है स्पीयरमैन है। और गिलफोर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यता के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है? तो वह 3। गिलफोर्ड ने मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन जो है 3 में किया है। कितने किया है? 3 किया है। और किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। किशोर जो होता है प्रौढ़ों को क्या होता है? अपने मार्ग में बाधा समझता है, क्योंकि किशोर हमेशा रोक टोक। देखिए, हम घर में देखते हैं जब बच्चा 18 वर्ष का लगभग होता है, किशोरावस्था में होता है, जब बच्चा 11-12 में पढ़ता है या कॉलेज की ओर अग्रसर करता है, तो बच्चे क्या है, जो भी हमारे बुजुर्ग होते हैं घर के, ठीक है, वो क्या होता है? रोक टोक करते हैं। तो किशोर क्या है? अपने मार्ग में उनको बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने में से रोकता है। यह किसने कहा था? कॉलसनिक ने कहा था। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्तित्व बाल अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है। यह कथन जारसील्ड का है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। समाजीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो समाजीकरण की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। समाज में नियमों को सीखना, समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना, सामाजिक आवृत्तियों का विकास। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शिशु के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। 6 माह के बालक का वजन लगभग कितना होता है? तो 6 माह के बालक का वजन लगभग जन्म के समय से वजन का 2 गुना हो जाता है। 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? 1 वर्ष में बालक के वजन के समय वजन का 3 गुना हो जाता है। जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? तो जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है।
जन्म के समय बालक एवं बालिका लंबाई लगभग कितनी होती है? तो बालक की लंबाई लगभग 20 इंच और बालिका की लंबाई लगभग 19.5 इंच होती है। मानव के अस्थाई दांत अर्थात दूध के दांत कितने होते हैं? तो मानव के अस्थाई दांत दूध के दांत 20 होते हैं। मानव के स्थाई दांत कितने होते हैं? तो मानव के स्थाई दांत 12 होते हैं। तो 20 और 12 मिलकर टोटल कितने होते हैं? 32 दांत हो गए। किशोर अवस्था में कितने दांत होते हैं? तो 4 दांत आते हैं। इन्हें अक्ल की दाढ़ भी कहते हैं। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसे ही सीखना कहा जाता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है तो कब होता है? व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में और अनुशासन में होता है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को ही आनुवंशिकता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, थांडाई के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो थांडाई के व्यक्तित्व का वर्गीकरण का आधार चिंतन और कल्पना है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोरावस्था के काल को कहा गया है। कक्षा कक्ष में शिक्षा का विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए, उद्देश्य केंद्रित संप्रेषण होना चाहिए। डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? तो लिखने के संबंधी कठिनाइयों से जुड़ा हुआ है। खिलौने की आयु किस अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को अभ्यस्तता कहा जाता है। गणित का सीखा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान को सीखने में सहायक होता है। यह कौन अधिगम जो है स्थानांतरण होगा? तो यह धनात्मक स्थानांतरण कहला जाएगा। क्योंकि साथियों गणित का सीखा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान में सहायक होता है, हेल्प कर रहा है, मतलब कौन सा स्थानांतरण? धनात्मक कर रहा है, उसकी मदद करना क्या हो जाएगा? धनात्मक स्थानांतरण का हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान क्या हो सकता है? समूह पर चर्चा द्वारा। स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत किस शिक्षा मनोविज्ञान ने प्रस्तुत किया? C.H. जूड ने प्रस्तुत किया था। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो आत्मनिरीक्षण द्वारा किया जाता है। क्योंकि अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना वो भी मस्तिष्क द्वारा, तो आत्मनिरीक्षण विधि की बात करेंगे। निर्देशन का अर्थ क्या होता है? छात्रों को अपनी समस्या सुलझाने हेतु सहायता देना ही निर्देशन का अर्थ होता है। कहते हैं ना कि सभी आपके हमेशा प्रचार जो होंगे वो कहते होंगे कि सभी बच्चों को पेपर नज़दीक आ रहे हैं तो सभी का निर्देशन दीजिए, सभी बच्चों को निर्देशन दीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। यह होता है अपनी छात्रों को अपनी समस्या सुलझाने हेतु सहायता देना कि आप अपनी समस्या को कैसे सुलझा सकते हैं। अगला, यदि किसी जटिल कार्य के केवल एक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है, दूसरे पक्षों की अपेक्षा की जाती है, तो यह पठार कैसा बन जाता है? तो यह कथन जो है स्टीफेंस का है। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? B.S. ब्लूम ने किया। सीखने को प्रभावित करने वाला जो तत्व कौन सा नहीं होता है? तो शानदार अनुभूत आपके सीखने को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं होता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत आपके E.P. पॉलाव मनोवैज्ञानिक ने दिया। बहुतत्व मानसिक योग्यता सिद्धांत के प्रतिपादक कैली और आपके थर्स्टन हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में किसकी विधि का उपयोग किया जाता है? तो रॉबर्ट मेगर की विधि का उपयोग किया जाता है। योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन किसने किया? लिकर्ट ने किया था। सीखना अधिगम आदतन ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन क्रो एवं क्रो का है। शिक्षा के उद्देश्यों का मुख्य रूप से विकसित किया B.S. ब्लूम ने किया। सीखना प्रक्रिया का आधारभूत पक्ष होता है, यह क्या कहलाएगा? निरंतरता कहला जाएगा। समूह गत्यात्मक सिद्धांत के प्रणेता थे कुर्ट लेविन थे। वह कौन सा चक्र है जिसमें सीखने के आरंभ में सीखने की गति तीव्र होती है तथा क्रमशः मंद हो जाती है? वह कहलाता है उन्नतोत्तर वक्र कहलाता है। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक कौन हैं? I.K. डेविज हैं। अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है, यह कथन किसका है? गिट्स का है। पूर्णकारवाद के जन्मदाता कौन हैं? तो आपके वर्दीमर हैं।
टालमैन ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? तो टालमैन ने अधिगम के 6 प्रकार बताए हैं। जिस विधि से किसी प्रकरण का निदान करना होता है वह क्या कहलाती है? तो केस स्टडी विधि कहलाती है। कोई ऐसी विधि जिसमें प्रकरण का निदान करना हो तो वह कहलाती है केस स्टडी विधि कहलाती है। अगला है पुनर्वलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आपके चिकित्सात्मक विधि के द्वारा किया जाता है। और ईद ईगो सुपर ईगो की अवधारणा के जन्मदाता आपके फ्रायड हैं। यह काफ़ी बार आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है। आत्मनिष्ठा का दोष पाया जाता है निरीक्षण विधि में पाया जाता है। आत्मनिष्ठा का दोष किस पे पाया जाता है? निरीक्षण विधि पर पाया जाता है। जब सीखने की क्रिया में प्रगति एक समान रहती है तो कौन सा वक्र प्रकट होता है? तो सरली रेखा प्रकट होती है। अगला प्रश्न है, जब सीखने की क्रिया में प्रगति एक समान रहती है तो कौन सा वक्र होता है? सरल रेखा वक्र होता है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत करने वाला तत्व नहीं होगा। सामाजिकता और धार्मिकता यह पुनरावृत्ति का सिद्धांत करने वाला तत्व नहीं होगा। सीखने के आधुनिक सिद्धांत में क्या आता है? तो सीखने के आधुनिक सिद्धांत में थांडाइक का सिद्धांत आता है। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि नहीं है? तो प्रयोगात्मक जो है यह मनोविज्ञानियों की प्राचीनतम विधि नहीं कहलाती है। किसी बालक के अध्ययन की विधियों में कौन सी प्राचीनतम विधि है? तो अंतर्दर्शन यह प्राचीनतम विधि कहलाती है। अगला प्रश्न है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। यह कथन आपके वुडवर्थ का है। थर्स्टन द्वारा 1937 में प्रतिपादित क्रमबद्ध अंतर्विधि का व्यापक प्रयोग एवं प्रचार किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो आपके सफीर मनोवैज्ञानिक ने किया। बालक के व्यक्तित्व अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि आपके केसल स्टडी विधि है। कौन सा विभेदन सीखने में उच्च स्तरीय उपायों का प्रकल्पनाओं के उपयोग पर बल डालता है? वह है अशात सिद्धांत। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने पढ़ा भी नहीं होगा लेकिन इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे गए प्रश्न हैं। अधिगम के क्रम में कौन सी क्रिया बालक पहले करता है? वह है आत्मसात की क्रिया। व्यक्ति भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो विभेदात्मक विधि द्वारा किया जाता है। संबंधवाद वह सिद्धांत है जो समस्त मानसिक क्रियाओं को परिस्थितियों तथा अनुक्रियाओं के बीच मूल एवं अर्जित संयोजन का कार्य मानता है। ये कथन रेन का कथन है। अगला प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण में सामान्य तथा विशिष्ट अंश का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? आपके स्पीयरमैन मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। आपको कैसे प्रश्न लगे ये संपूर्ण आपका जो मैराथन क्लास है आपके रिवीजन के टाइम पर पेपर के पहले आपको ये पूरा कर लेना है। बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके सिलेक्शन पाने के लिए, आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करने में। अगला प्रश्न है, वह विधि जिसमें खंड व पूर्ण विधियों का एक साथ प्रयोग किया जाता है उसका नाम मिश्रित है। क्योंकि साथियों खंड व पूर्ण विधि दोनों विधियों का एक साथ प्रयोग कर रहे हैं मतलब मिश्रित कर रहे हैं, इसलिए यह हमारी क्या कहलाती है? मिश्रित विधि कहला जाती है। अगला है साथियों, स्वामित्व अधिगम विधि का या स्वामित्व अधिगम शिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो ब्लूम ने किया था। संचारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक विलियम वुंड कहलाते हैं। थांडाइक ने निम्न में से कौन सा नियम बताया था? तैयारी का नियम, व्यवहार का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। सभी कमेंट करके बताइए इन तीनों में से थांडाइक का कौन सा नियम है? सभी को पता है अभ्यास का नियम आपका है, क्या कहलाएगा? यह थांडाइक महोदय के मुख्यतः देखिए थांडाइक ने 3 नियम दिए थे। 2 प्रकार के नियम हैं, एक 3 दिए थे और गौण नियम आपके 5 नियम हैं। किसने दिए? थांडाइक महोदय ने दिए थे। अपने सिद्धांत का नाम आदर्शों व मूल्यों का सिद्धांत किसने कहा? WC वागले ने कहा। जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में ही किया जाता है वह नियंत्रित अवलोकन कहलाता है, क्योंकि निश्चित परिस्थितियों में किया जा रहा है। वुडवर्थ ने सबसे पहले किस विधि का निर्माण किया? प्रश्नावली विधि का। इंपॉर्टेंट नोट, वुडवर्थ ने सबसे पहले किस विधि का निर्माण किया? प्रश्नावली विधि का निर्माण किया। किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता है? प्रश्नावली विधि में सम्मुख नहीं बैठता है। प्रयोगात्मक पद्धति की कमी, अपने दोषों को छिपाना।
मनोविज्ञान में निरीक्षण पद्धतियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो मनोविज्ञान में निरीक्षण पद्धतियाँ 2 प्रकार की होती हैं। सीखना संबंध स्थापित करता है मस्तिष्क मनुष्य का संबंध तंत्र। थार्नडाइक का यह कथन है कि सीखना संबंध स्थापित करता है मस्तिष्क मनुष्य का संबंध तंत्र है। थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक E.R. हिलगॉर्ड हैं। अधिगम के लिए सदैव सहायक अवयव नहीं है उच्च चिंतन। ये सदैव सहायक अधिगम के लिए शब्द नहीं है। जब शरीर के एक पक्ष के अंग का दिया गया प्रशिक्षण भविष्य में उपयोगी सिद्ध हो जाता है तो वह एक पक्षीय अंतरण कहलाता है। जिस साक्षात्कार के माध्यम से छात्र के घर तथा वातावरण के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं वह निदानात्मक साक्षात्कार कहला जाता है। एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त क्या होती है? समाज मिति विधि होती। काफ़ी बार पूछा गया है समाज मिति विधि के बारे में। तो एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त समाज मिति विधि का किया जाता है। सफल साक्षात्कार के लिए आवश्यक क्या होता है? आत्मीयता का स्थान आवश्यक होता है। प्रेरकी संप्रदाय से संबंधित आपके मैकडूगल जो हैं प्रेरकी संप्रदाय से संबंधित हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने या किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय ने बालक मनोविज्ञान बुद्धि परीक्षण आदि मनोवैज्ञानिक उपविषयों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? वह आपके कार्यात्मवाद हो जाएगा। अंतर्दर्शन पद्धति मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये भी आपके कार्यात्मवाद से संबंधित है। किसे खेल प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है? तो फ्रॉबेल को खेल प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। कक्षा में निरंतर चलने वाली अंतःक्रिया के अध्ययन को समूह गत्यात्मक अधिगम कहा जाता है। साक्षात्कार का संबंध किससे है? साक्षात्कार का संबंध व्यक्ति से व्यक्ति का होता है। दमन के स्थान पर पुरस्कार द्वारा व्यवहार सुधारने की बात मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में कही गई है? तो व्यवहारवादी संप्रदाय में कही गई है। व्यवहारवाद किसके परीक्षणों पर आधारित होता है? तो इवान पावलोव पर आधारित होता है। सीखने वालों के लिए यह आवश्यक है कि क्या स्मरण रखें और क्या भूलें, यह कथन क्रो एवं क्रो का है। शिक्षा में पूर्ण अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर और पद्धति किस पर संप्रदाय की देन है? तो गेस्टाल्ट संप्रदाय की देन है। मनोविज्ञान में महत्व क्या है? तो शिक्षण का, अंतर दर्शन का और बहिर्दर्शन का। तो निरीक्षण में अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन का मनोविज्ञान में महत्व है। अधिगम के नियमों का प्रतिपादन आपके थार्नडाइक महोदय ने किया। खेल, गीत, उपहार द्वारा शिक्षा दी जाती है। किंडरगार्टन पद्धति में दी जाती है। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड हैं। प्रयोजन विधि किस संप्रदाय पर आधारित है? तो ये प्रेरकी संप्रदाय पर आधारित है। अगला प्रश्न है, वे कार्य जो हमें संतोष देते हैं पक्के हो जाते हैं एवं वे कार्य जिनकी परिणाम हमें असंतोष देते हैं इतनी सफलता से नहीं होते हैं। ये कथन किसका है? मॉर्गन और गिलीलैंड का कथन है। अध्यापक के रूप में शिक्षण संबंधी कार्यों को किस रूप में सोचना चाहिए? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ शिक्षक बंधु हैं, हर एक भाई बहन गृहिणी सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे। जी हाँ, जयसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। अध्यापक के रूप में शिक्षण संबंधी कार्यों को किस रूप में सोचना चाहिए? बालक के वृद्धि एवं विकास के रूप में सोचना चाहिए। ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति ही सीखना है, यह परिभाषा क्रो एवं क्रो का है। आत्मनिष्ठ पद्धति है, यह अंतर्दर्शन विधि है। अपने छात्रों को अधिक उपदेश मत दो, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? जेम्स का है कि अपने छात्रों को अधिक से अधिक यहाँ पे उपदेश मत दें। अधिगम की प्रभावशाली विधियां करके सीखना, अवलोकन विधि, व्याख्यान एवं वाद विवाद विधि, ये अधिगम की प्रभावशाली विधियां हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किस संप्रदाय ने सर्वप्रथम दी? तो मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय ने छात्र केंद्रित शिक्षा की अवधारणा सर्वप्रथम दी। कार्यात्मक संप्रदाय से संबंधित है विलियम जेम्स, यह कार्यात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। और कार्यवादी संप्रदाय से संबंधित E.L. थार्नडाइक है। तो यह दोस्तों महत्वपूर्ण आपके लगभग आपके 500 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बाल विकास, पेडागॉजी, शिक्षा शास्त्र
फिजिकोलॉजी सारे प्रश्नों को कंबाइन किया गया है, मनोविज्ञान के भर भर के चैप्टर यहाँ पे कंबाइन किया गया है और ये सारे प्रश्न एग्जाम पर पूछे गए प्रश्न हैं और इनसे ही प्रश्न अभी तक एग्जाम पर पूछे गए प्रश्न हैं और आने वाले एग्जाम पर भी इसी में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी जो तैयारी आपने सपना आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का देखा है वो ज़रूर साकार होगा। बाकी क्लासेज आपको प्लेलिस्ट जाना है, ज्वाइन करना, हर एक क्लास आपको फ्री में मिलेगी, हर एक नोट्स आपको फ्री में मिलेगा क्योंकि यहाँ पर शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा की बात की जाती है, शिक्षा का चैनल है, आपका परिवार है, आपका परिवार है साथियों, शिक्षकों का परिवार है, टीचर्स फैमिली है। और मैं जयसवाल सर जल्द ही मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर, बेहतरीन क्लास लेकर आएंगे और सिलेक्शन का यहाँ पर कंफर्म करेंगे क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर 101% श्योर एंड प्योर है क्योंकि तैयारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और ये आपकी मेहनत और आपके प्रैक्टिस और आपका सफलता का नतीजा अवश्य मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।